साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग दिन अलग अलग विषय चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से होती है चर्चा, ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। इसके साथ ही विषय से जुड़े हुए सवाल आप भी पूछ सकते हैं। आप लाइव फोन इन कार्यक्रम है, ऐसे में आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय रहेंगे कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार और इसके साथ ही मोटे अनाज के उत्पाद का निर्यात। तो दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो सीधे सीधे आपकी आमदनी से जुड़े हुए ये विषय हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल आपके पास होंगे इनसे जुड़े हुए, जिन्हें आप पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061 टोल फ्री नंबर है। इसका मतलब कि फोन करने के दौरान आपको किसी तरह का पैसा नहीं लगना है, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखिए और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत कीजिए, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। साथ ही नोट कर ले हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अपने सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी अलग से जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीके जैन हैं, आप निदेशक है कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण बजाज, निदेशक एपीरा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा आज का पहला विषय है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार, तो आइए इसी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। और आज के जो हमारे युवा हैं उनके लिए बताएं हमें डॉक्टर जैन की जो कृषि शिक्षा है वो किस तरह की भूमिका निभा रही है और इससे जो युवा है वो किस तरह से इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। और खासतौर पर स्वरोजगार की बात करें तो इसमें काफी संभावनाएं आज की तारीख में देखी जा रही है, और खासतौर पर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए स्वरोजगार की संभावनाएं हैं उससे। तो ऐसे में इनकी भूमिका के बारे में हमें बताएं। देखिए, जब कृषि की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो आज की कृषि जो 20-25 साल पहले की जो कृषि है उससे काफी भिन्न है, काफी अलग है। जो पहले कृषि का जो मुख्य क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता था कैसे हम परिवार का भरण पोषण कर सके, उनको एक बेसिक जरूरतों की पूरा कर सके। लेकिन जो आज की कृषि है वो कॉमर्शियल वाणिज्यिक कृषि हो गई। उसका उद्देश्य हो गया कैसे ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त की जा सके। उत्पादन एक उद्देश्य है, पर उत्पादन के साथ साथ मुख्य उद्देश्य हो गया कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्यादा आय और बढ़ा सके हैं कृषि। ये मुख्य उद्देश्य हो गया। इसलिए जो आज की कृषि एक प्रतिस्पर्धी कृषि होगी। उसमें जो हमारे किसान के पास जो रिसोर्स है, जो भी उसके साधन है, उसको इस तरह से लगाना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कौन सी फसल उसको लगानी है, कौन से मार्केट में उसको जाके उसको बेचना है, या फिर उसको भी बेचना है या नहीं बेचना है। तो उस तरह के जो निर्णय लेने के लिए उसको सक्षम बनाने की बहुत जरूरत है कि किसान को सक्षम बनाना है। उसको सक्षम बनाने का मतलब है उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको हमने बढ़ानी है। उसके लिए कृषि शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्व। और जो हम जब कृषि शिक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें हमें कृषि को भी ऐसे रोजगारों जो शिक्षा है उसको रोजगारों पर बनाना पड़ेगा।
उसको शिक्षा इस तरह से देनी है कृषि क्षेत्र में, ताकि कृषि शिक्षा लेने के बाद में वो एक नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाला बने। तो ये हमारा अहम बात यहाँ पर आपने कही है कि आज के जो समय की बात करें तो उसमें युवा नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने की स्थिति में आने के लिए जो तत्पर है, और इसके लिए जो कृषि शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से निभा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत में जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं उतना ही पुराना है खेती का इतिहास। सभ्यताएं बदलती रही और साथ साथ कृषि का स्वरूप भी बदलता गया, लेकिन समय के साथ खेती करने के तौर तरीकों में बदलाव हुआ और धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र समृद्ध होता गया, जिसमें सबसे अहम भूमिका रही कृषि शिक्षा की। 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना ने इस क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी और फसलों की नई किस्में इजाद होने लगी, कृषि उपकरण बनने लगे। वर्तमान में भारत में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग जहां कृषि में बेहतर सुधार कर नई किस्में और तकनीक इजाद कर रहे हैं, वहीं एक समय खेती किसानी से दूर होने वाला युवा वर्ग वापस खेतों की तरफ लौट रहा है। इस वापसी में युवा नई तकनीकी जानकारी और सीमित संसाधन में खेती के बढ़िया तरीके शामिल कर रहे हैं। युवा पारंपरिक खेती के साथ नई कृषि पद्धति को भी अपना रहे हैं। इसमें खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही बाकी युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं अपने हुनर को स्टार्टअप के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं। इस तरह देखा जाए तो कृषि के साथ स्वरोजगार की असीम संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी कृषि शिक्षा पर। आगे बढ़ते हैं और अब मोटे अनाजों के जो उत्पाद हैं उनके निर्यात की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो मोटे अनाज के लिहाज से खासतौर पर बात करें तो ये साल बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर बजाज बताएं कि ये जो मोटे अनाज है अब मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं, तो इनके बाजार की क्या स्थिति है, इनके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हमें बताएं। आपने ठीक कहा, क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में घोषित किया गया है और ये भारत का ही प्रस्ताव था। 72 देशों ने इसका समर्थन किया और उसके बाद 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है। भारत इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और वजह भी है क्योंकि दुनिया का 20% जिसको हम मोटा अनाज या श्री अन्न ये मिलेट्स बोलते हैं, वो भारत में उत्पादन होता है जी। और भारत को पता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें सब तरह के विटामिन हैं, प्रोटीन है, फाइबर है। कई तरह की बीमारियां जो हैं वो इससे ठीक होती हैं। कई तरह की बीमारियां न होने की संभावना हो जाती है और साथ ही इसमें आय की वृद्धि का भी एक बहुत बड़ा साधन बन रहा है। दुनिया में जब पता लगेगा कि इसका इतना फायदा है और इसको हम खाएं, अपने रोजमर्रा की एक डाइट में इस्तेमाल में लाएं, तो इससे निश्चित तौर पे डिमांड बढ़ेगी। न केवल हिंदुस्तान में, विश्व में इसकी डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डिमांड बढ़ती है, बाजार बढ़ता है, तो सप्लाई जो है वो ज्यादा अच्छी होती है और डिमांड और सप्लाई के ही कॉम्बिनेशन से जो है वो हमें अच्छी आय मिल सकती है। तो असली जो अंत में मकसद यही है कि कंज्यूमर्स का फायदा हो और हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। बिल्कुल, और ये कैसे संभव है इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पौष्टिक अनाज जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं जो करीब 131 देशों में उगाई जाती है। ये भोजन के लिए उगाई जाने वाली अनाज की प्रथम फसल है, जिसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले हैं। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हैं। इसलिए सरकार के प्रयास से इन फसलों को उनका स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। खेती का दायरा बढ़ाया जा रहा है। श्री अन्न से कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन्हें निर्यात भी किया जा रहा है। भारत दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है।
हाल ही में भारत से मिलेट्स और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एपीडा ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसमें एपीडा ने ई कैटलॉग जारी किया है। इस कैटलॉग में भारतीय बाजार में उपलब्ध पौष्टिक अनाज व उनके उत्पाद की सूची है। साथ ही सक्रिय निर्यातकों की सूची व स्टार्टअप एफपीओ की जानकारी भी शामिल है। एपीडा विश्व भर में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों, बाजरा उत्पादकों और महिला एफपीओ को जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। अपनी रणनीति में एपीडा दक्षिण भारत, दुबई, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिडनी, जर्मनी और अमेरिका में भी हितधारकों के साथ मिलेट्स के प्रचार के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट में भी आपने जाना कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनके उत्पादों के निर्यात की एक बहुत बड़ी संभावना भारत के सामने इस वक्त है, और जो किसान है वो अच्छा उत्पादन करके और निर्यात की बारीकियों को जान करके इस संभावना का लाभ उठा सकते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच विषय से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया कि ईमेल भेज सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर, और कुछ सवाल आने यहाँ पर शुरू भी हो गए हैं, तो आइए इन्हें कार्यक्रम में अब शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है हेमेंद्र पटेल जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि कृषि में ग्रेजुएट यानी कि स्नातक करने के बाद कि कृषि स्टार्टअप क्या वो कर सकते हैं या नहीं, और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए क्या किसी तरह की कोई स्कीम है या नहीं। तो डॉक्टर जैन बताएं। या ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्टार्टअप कर सकते हैं, और इसके लिए कई सारी उनको स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है उसकी पूरी जानकारी देने के लिए, उसकी क्षमता विकसित करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी, खासकर बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, और स्टार्टअप एक्टिविटी को, और एग्री क्लिनिक एक प्रोग्राम जो खासकर अगर एग्रीकल्चर में कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एग्री क्लिनिक एक स्कीम भी है। उसमें आपको 3 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, उसमें कैसे आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कैसे पूरा डिटेल उसमें बनाना है, उस प्रोजेक्ट का अप्रेजल कैसे होना था वो भी सिखाते हैं, उसमें कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में तो बहुत ज्यादा संभावना है, खासकर जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हम बात करें या इवन मिलेट्स की भी बात करें, वहां पर भी काफी ज्यादा संभावना है और आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हेमेंद्र जी, बहुत सारी संभावना यहाँ पर है, और सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी आप जरूर ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मोटे अनाज के उत्पाद हमारे पास कैसे हो, ऐसे साधन जैसे हमारे इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए जिससे हम जो है भारतीय बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाए, जो हमारा मोटे अनाज का उत्पाद निर्यात करें तो उसमें हम अनफिट न हो, हमारा माल और फिट उतरे, अच्छे हमको दाम मिल सके। तो कौन कौन से में हमारे में गुण होने चाहिए, कौन कौन से हमें ज्ञान होना चाहिए? जी डॉक्टर बजाज, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मैं आपको बताऊं कि मोटे अनाज से अब कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। अभी पहला सवाल स्टार्टअप का था, तो कम से कम 200-250 स्टार्टअप जो हैं वो मिलेट के क्षेत्र में आ गई हैं आज। आप कोई भी आप इमेजिन कीजिए, जो भी हम खाद्य उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, वो अब मिलेट से मिलाकर या पूर्णतः मिलेट से जो है बनने शुरू हो गए। आप इमेजिन कीजिए, बिस्कुट, ब्रेड, हमारी जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स हैं जी। आप हैरान हो गए। मैं अभी दुबई में था, तो वहां पर हमारी स्टार्टअप ने मिलेट का मिल्क शुरू कर दिया। अच्छा। वो मिलेट का मिल्क जो है वो सर्व करे, क्योंकि जिनको वीगन है या मिलेट से, दूध से कई लोगों को एलर्जी होती है, तो उनके लिए मिलेट जो ग्लूटेन फ्री या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो नहीं खा पाते हैं, जी जी, तो इसमें जो है वो उनको हाई प्रोटीन है इसमें। तो इस तरह के कई उत्पाद हैं जो कि बन रहे हैं। अब आप उनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है। आप जो है उसमें स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसमें आप आगे बढ़कर, दुनिया में बाजार है, हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा बाजार है। आप आइए, लोगों को अब जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे वो मिलेट्स और मिलेट के उत्पाद जो हैं उसका जो है कंजम्पशन शुरू कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रही है। जी जी, बिल्कुल। जिस बड़े पैमाने पर इस वक्त अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उससे जागरूकता भी और ज्यादा बढ़ रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका असर जरूर नजर आएगा और जो डिमांड है वो बढ़ेगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो ईमेल के जरिए आया है, उसे यहाँ पर शामिल करते हैं। चंद्रमोहन जी ने सवाल पूछा है, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते
रखते हैं, किसान हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या वो यहाँ पर सावा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं या नहीं, और खासतौर पे इनका सवाल है कि इसके लिए एक बड़ा बाजार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और क्या कोई सरकारी योजना है इससे जुड़ा हुआ, और जो बाजार है वो कहाँ उपलब्ध होगा, ये जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर बजाज बताएं, जब ऐसी स्थिति हो कि बाजार के बारे में जानकारी नहीं है और वो जो मोटा अनाज है उसकी खेती से भी जुड़ना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? देखिए, उस खेती से जुड़ने के लिए तो मैं यही सुझाव दूंगा कि पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, जानकारी हासिल करें और कौन सा मोटा अनाज हम उस क्षेत्र में उगा सकते हैं जिसकी कि हमें उपज अच्छी मिल सके, जो कि हम बेच भी सकेंगे, तो वो उनकी सलाह के साथ ही काम करें और उसमें जो है वो जो उत्पादन है वो जरूर उसमें ध्यान रखेंगे। जब उपज आ जाएगी तो उसके लिए नजदीक की मंडियां हैं, वो साथ ही साथ मंडियों में जाकर बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि मैंने जैसे कहा कि उत्पाद बना रही हैं, उन्हें भी ये चाहिए, तो उनसे आप संपर्क करके सीधा भी उनको बेच सकते हैं, बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा जो है उत्पादक जो प्रोड्यूसर है और उसके साथ आप जुड़िए और अपने उत्पाद को वहां पर बेच सकते हैं। इन कंपनियों की जानकारी भी जो राज्य सरकार की जो इंडस्ट्री जो है विभाग है उसके पास होती है, उनसे ले सकते हैं। और आपके जो कलेक्टर्स हैं उनके पास भी ये जानकारी होती है, आप ये जानकारी हासिल करके और सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि मोटा अनाज अगर आप उगा रहे हैं तो सीधे सीधे उसे बाजार में भी बेच सकते हैं, या फिर उसकी प्रोसेसिंग से जो भी कंपनियां जुड़ी हुई है उन्हें, जिन्हें कच्चे माल की जरूरत है, उन्हें आप दे सकते हैं। और अगर आप खुद इकाई शुरू कर लेते हैं प्रसंस्करण के लिए और खुद अगर तरह तरह के उत्पाद बना सकते हैं तो इससे आपकी आमदनी में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही कृषि शिक्षा और स्वरोजगार पर भी हमारी बातचीत यहां पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम 2 बेहद ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाजों के उत्पाद के निर्यात और इसके साथ ही कृषि शिक्षा व स्वरोजगार के बारे में। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर hellokisan2015@gmail.com के जरिए आप ईमेल के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए इनका सवाल लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज का निर्यात करने में कोई संस्था है जहां हम पहुंच से आसानी से इसको निर्यात कर सकते हैं, या मार्केटिंग करना ही ठीक रहेगा? इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ठीक है डॉक्टर बजाज। मार्केटिंग तो आप अपने क्षेत्र में कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई रुकावट है नहीं है। आप बाजार में जाइए, बेच सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे बहुत से, मैंने कहा, एक्सपोर्टर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, जिन्हें ये चाहिए माल, कच्चा माल चाहिए, जो कि देख रहे हैं कि उन्हें अच्छा माल मिले, तो आप उनसे भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके साथ आप संपर्क करें,
वो आपको बता देंगे कि यहाँ ये एक्सपोर्टर्स हैं जिनको के मिलेट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनको ये उत्पादन चाहिए, आप सीधा संपर्क करके उनको भी बेच सकते हैं। एक्सपोर्टर्स या एग्रीगेटर्स जो हैं वो माल लेंगे और वो सीधा जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या जो भी उन्हें प्रोसेसिंग करनी है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो यहाँ पर आनंद जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक सवाल लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिला है। ये सवाल भेजा है राजीव रंजन जी ने और ये जानना चाहते हैं कि बिहार में एपीकल्चर की शुरुआत वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करें ये जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर जैन, क्या सुझाव देंगे आप? देखो, बिहार में भी एपीकल्चर हो सकता है। एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, और इसके लिए काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और हमारे यहाँ इग्नू से भी एक जो 6 मंथ का एक प्रोग्राम चलाते हैं, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग। उस प्रोग्राम में बेसिकली 6 महीने का प्रोग्राम है और उसमें हम कौन सी बी आपको लेनी है, किस तरह के बॉक्स बनाने, किस साइज के बनाने, कहाँ से बॉक्स मिलते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के अपने घर पे कैसे, मतलब जहाँ प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसका कलेक्शन कैसे होगा, उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है, उसका पैकिंग कैसे करना, उसकी मार्केटिंग के, ये सारी संभावना, उस जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया होती है बी कीपिंग से, वो पूरी हम उस समय समझाते हैं। तो 6 मंथ का प्रोग्राम है और ये बिहार से भी आप कर सकते हैं, वहाँ रह के भी कर सकते हैं। उसको आपको दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम है, तो आप वहाँ घर बैठे भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था कि जो कृषि शिक्षा है ये क्या विकास खंड स्तर पर मिल सकती है? जो हमारे यहाँ पे मतलब कृषि विज्ञान केंद्र तो है, लेकिन ये कहाँ यहाँ पर मिल सकती है? और दूसरा ये था कि जो कृषि शिक्षा है इसमें कितने दिन का ये प्रोसेस रहता है, युवा अगर इसको लेना चाहें तो? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। एक्चुअली देखो, आपकी 2 तरह की एजुकेशन है, प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली दो तरह की। एक तो पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन है 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होती है, जिसको हम ग्रेजुएशन डिग्री बोलते हैं। एमपी में जो मध्य प्रदेश के आप हैं तो वहाँ पर 12वीं में भी कृषि शिक्षा होती है, मतलब सीनियर सेकेंडरी में भी आप कृषि शिक्षा पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी एजुकेशन होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, अगर आप 4 साल का आपके पास टाइम नहीं है और शॉर्ट ड्यूरेशन के आप कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे 1 ईयर का प्रोग्राम करना चाहते हैं और 6 मंथ का करना चाहते हैं, तो उस तरह की संभावनाएं बहुत कर। और खासकर अगर आपके यहाँ पर जो आपके ब्लॉक में अगर एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है तो आप तभी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन जो माध्यम से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है, उनके तरफ भी कृषि शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर इग्नू से भी कृषि शिक्षा में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट्स के प्रोग्राम्स हैं जो 6 मंथ के होते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम है 1 ईयर के होते हैं, तो एमएससी प्रोग्राम भी है। तो उस तरह के जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जैसे सर्टिफिकेट की बात करें तो पोल्ट्री फार्मिंग में, बी कीपिंग में, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट में इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे यहाँ प्रोग्राम्स है। अगर डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स की आप बात करते हैं तो हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में प्रोग्राम है। अगर आप डेयरी से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पे एक डिप्लोमा प्रोग्राम्स है। तो उस तरह के प्रोग्राम्स काफी सारे हमारे यहाँ पर है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सुमन जी हिसार हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुमन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई खोलने के लिए कहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? जी बताएं डॉक्टर बजाज। बस कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। अब जो भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहते हैं, जो जरूरी होता है कि एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी के साथ आपका FSSAI लाइसेंस लेना होता है, वो भी आसानी से मिल जाता है ऑनलाइन ही। उसको फूड सेफ्टी अथॉरिटी का लाइसेंस लीजिए और अपना खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू कीजिए आप। जी डॉक्टर जान, आपसे जानना चाहेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई अगर शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रशिक्षण लेना कितना जरूरी है और कहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं? प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी इकाई शुरू करना था तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है।
उसमें कुछ पैसा लगता है। तो पैसा लगाने के लिए हमारा उद्देश्य है कि कुछ आमदनी प्राप्त करनी है, तो उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं और कुछ मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी होते हैं। तो कहाँ से आपको रॉ मटेरियल है ना, कच्चा पदार्थ कहाँ से मिलेगा, या आप जिस एरिया में वहाँ पर वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है उसकी आपको जानकारी चाहिए, किस किस्म का आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रोसेसिंग की अगर खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगाना चाहिए किस किस तरह की मशीन आपको चाहिए। मशीन में भी ये देखना पड़ता है कि किस साइज की चाहिए, किस कैपेसिटी की आप मशीन लगाएंगे, या आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के अनुसार से। तो उस तरह की पूरी जानकारी होना चाहिए और उसके लिए प्रशिक्षण के लिए तो बहुत सारी संभावनाएं आजकल, बहुत सारे कौशलता उसके प्रमाण पत्र भी अवेलेबल है। छोटे छोटे 3 मंथ के 3 मंथ्स के आप प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ शिक्षा के लिए बहुत सारे डिप्लोमाज भी अवेलेबल है खाद्य प्रसंस्करण के सेक्टर में। तो हमारे यहाँ इग्नू से भी है और उसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ से आप खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सत्यवीर जी पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सत्यवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मैं सत्य आलम बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। ठीक है। हमारे ब्लॉक में 2 लाख किसान है, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है आलू के। तो इस टाइम आलू के कोल्ड स्टोर दूर दूर में है, जाके एक हफ्ते लाइन में रहना पड़ता है मैडम जी आलू के लिए। ठीक है। रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में लाइन में। तो इस पूरे ब्लॉक में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास लिक्विड मनी नहीं है। जमीनें बहुत है मेरे, एक ही प्लॉट मेरा 9 एकड़ का है। ठीक है। ऑन रोड। मैं चाहता हूँ अगर कोई सरकार हेल्प करे तो मैं आलू के कोल्ड स्टोरेज कराना चाहता हूँ। जी जमीन अपना है मैडम। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं आप? जी मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जैन बताएं कि क्या सुझाव देना चाहेंगे। आपका एक बहुत ही अच्छा आपका एक इनोवेटिव आइडिया भी है कि आपके क्षेत्र की एक आवश्यकता है कि कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए आपके, और आपके पास जमीन भी है, 9 एकड़ अच्छी जमीन है, इसमें आप बना भी सकते हो। और खासकर इसकी बात करें तो इसमें अनुदान अवेलेबल है। अगर आप किसान हैं तो 50% तक अनुदान इसमें अवेलेबल है। गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम है जो स्टोरेज वेयर हाउसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर भी कृषि अधिकारी उनसे जाकर भी बात कर सकते हैं। उसमें ये कि आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो पहले आपकी अपनी जमीन को वो जो एग्रीकल्चर जमीन से कन्वर्ट कराना पड़ेगा, आपको कमर्शियल जमीन बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसे एक प्रक्रिया वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, आप इसमें कर भी सकते हैं और इसमें आप आमदनी की संभावनाएं भी अच्छी है। जी बिल्कुल। तो सत्यवीर जी, उम्मीद है कि इस जवाब से जरूर आपको लाभ होगा और सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटे अनाजों की और इसके निर्यात की स्थिति की। तो डॉक्टर बजाज, समझना चाहेंगे आपसे कि हमने देखा कि मोटे अनाज तो हमारे देश में काफी उगाया जाता था, लेकिन 70 के दशक के बाद से वो कम होने लगा, लोगों के खाने की थाली से भी ये जाने लगा। लेकिन आज की स्थिति अब बदलने लगी है और किसान भी इसमें रुचि लेने लगे हैं। तो फिलहाल अगर निर्यात की खास तौर पर हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में इसकी स्थिति कैसी है और किन किन देशों से किस तरह की मांग जो है मोटे अनाजों की हमारे देश से इस वक्त हो रही है। अभी तक हम लोग करीब 500 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। अच्छा। जो कि मैं बात कर रहा हूं मोटे अनाज के रूप में। जी। लेकिन अब जो परिवर्तन आ रहा है, जो 1-2 साल में परिवर्तन आया, जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत से इसके उत्पाद बनने शुरू हो गए। हर तरह के उत्पाद, आप नूडल्स खाते हैं वो भी जो हैं वो बनते हैं, पास्ता खाते हैं, कुछ भी चीज़ समझिए अब उसमें मिलेट जो है वो ऐड होना शुरू हो गया है, जो अच्छा भी है क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो अब वो स्वास्थ्यवर्धक, क्योंकि आप जानते हैं कोविड के बाद हर कोई अपने स्वास्थ्य के लिए ज्यादा सोचना शुरू हो गया। ऐसा नहीं, पहले नहीं सोचता था, लेकिन अब ज्यादा सोचना शुरू हो गया और कोई भी उत्पाद उसे मिलता है कि ये मेरे लिए एक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है तो उसको प्रेफरेंस देना शुरू होते हैं। इसलिए अब ये वापस थाली में आ रहा है और थाली में लाया भी जा रहा है और इसका 500 करोड़ का निर्यात है। अभी हम लोग करीब कई देशों में निर्यात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अब इसके जो उत्पाद हैं वो बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होंगे।
और वो जब निर्यात होंगे तो हमें उसका जो है दाम और अच्छा मिलेगा, इसका दाम भी अच्छा मिलेगा, यहाँ रोजगार भी बढ़ेंगे और इसकी जो है वो जो किसान जो इसको उगा रहे हैं उनको भी इसके दाम अच्छे मिलेंगे। तो अनाज और साथ ही इस बड़े हुए उत्पाद जो हैं वो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में इसका जो निर्यात है हम दुगना कर देंगे। बिल्कुल, तो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जो है हमारे दर्शकों के उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है सोनिया वालिया जी ने। इनका कहना यह है कि उनकी बहन है जो कि BSc कर रही हैं एग्रीकल्चर में और वो मास्टर्स की डिग्री हासिल करना चाहती है, तो किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ये जानना चाहती है क्योंकि वो भविष्य में कृषि वैज्ञानिक बनना चाहती हैं। तो ऐसे में कहां पर उन्हें दाखिला लेना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी में उनकी विशेष रुचि है। तो ऐसे में डॉक्टर जैन आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? देखो, जितने भी हमारे राज्य हैं सब जगह स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और वहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सब जगह होता है और उनका हॉर्टिकल्चर में एक सब्जेक्ट है, वो इसका अच्छा विषय मानते हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी संभावना है। आप उसमें वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और अच्छे मार्क्स अंक प्राप्त करेंगे और उसमें कंपटीशन भी होता है। तो एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद MSc में एडमिशन के लिए एक कंपटीशन होता है। अपने हर राज्य अपनी जो राज्य स्तरीय जो विश्वविद्यालय अपने कंपटीशन कराते हैं, उसको कंपटीशन दे के आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसमें ये कि आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के अगर वो नहीं और आपकी रुचि अगर उसमें फर्दर डेवलप होती है तो आप अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बागवानी के सेक्टर में काफी संभावना है। बिल्कुल, तो बागवानी के क्षेत्र में काफी संभावना है और इसमें जरूर आप दाखिला ले सकती हैं और आगे जो अपना भविष्य है इसमें संवार सकती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल यहाँ पर लेते हैं। एक सवाल भेजा है अजीत कुमार जी ने और ये जानना चाहते हैं कि जैविक खाद की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? तो जैविक खाद की फैक्ट्री लगाने के लिए डॉक्टर जैन इन्हें क्या करना चाहिए? जैविक खाद की फैक्ट्री लगाने के लिए बेसिकली आपको ज़्यादा उसमें इतना वैसे नहीं बनाना पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इजीली आपको रॉ मटेरियल, आपको गोबर की खाद चाहिए या कोई एग्रो वेस्ट चाहिए, उस तरह का मटेरियल होना चाहिए। और थोड़ा सा उसमें अगर 2 सप्ताह का भी अगर प्रशिक्षण ले लेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको कम चाहिए और क्योंकि इसकी डिमांड, क्योंकि ऑर्गेनिक की तरफ हम जैविक उत्पादन की तरफ हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रुचि बढ़ रही है और उसकी बाजार में उसकी मांग भी होती है, तो उसकी डिमांड काफ़ी। और खासकर आजकल जो घरों में भी आजकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करने लगे, ऑर्नामेंटल प्लांट, तो वहाँ पर भी इसकी जैविक खाद की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको एक अच्छी संभावना है और इजीली आप कर पाएंगे। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जी नमस्कार, बताएं। डॉक्टर साहब जी, मोटे अनाजों की बात करें और कोदरा और जो रागी है इसका बीज कहाँ से मिलेगा, और कृपा करके ये भी बताया जाए कि इनको जो इसमें जो खाद है वो कितनी पड़ती है? जी डॉक्टर बजाज, इसकी खेती के बारे में अगर जानना चाहें किसान तो उन्हें आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही सुझाव दूंगा कि जो पास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि वो सही जानकारी देंगे। उसको क्षेत्र को देखते हुए, वहाँ की जो सॉइल को देखते हुए वो जो सही जानकारी तो वहीं से मिलेगी। तो मेरे तो यही सुझाव रहेगा कि पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, वो उनको अपनी सही जानकारी देंगे। दोनों बीज भी कहाँ से मिलेगा और इसकी खाद का भी क्या डालना है, कितनी डालनी है। बिल्कुल, उम्मीद है हरि सिंह जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जैन, आपसे भी जानना चाहूंगी कि मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है, तो इसके उत्पादन के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए किसानों को, तो क्या इससे जुड़े हुए भी कुछ पाठ्यक्रम है या कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं? आजकल जितने भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय है और जितने भी ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मोटे अनाज पे स्पेशल प्रशिक्षण चल रहे हैं। और खासकर जितने भी संस्थान हैं, गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं, वो सब इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफी प्रोग्राम चला रहे हैं। और खासकर जो ये इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट मना रहे हैं, तो उसमें हर संस्थान हर महीने कुछ न कुछ प्रोग्राम जरूर करता है। तो किसी भी आपके पास जो भी जो संस्थान है, अच्छे संस्थान, वहाँ के जाके संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी उसमें मिलेगी। आपके एरिया में कौन से मोटे अनाज की आप उत्पादन कर सकते हैं, उनकी सोइल रिक्वायरमेंट क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या
कितना उसमें पानी देने की जरूरत है, आपको बीज कहाँ से मिलेगा, उसमें प्रोसेसिंग की जरूरत है, थोड़ा बहुत अगर सॉर्टिंग की और इस तरह की जरूरत है तो वो कहाँ से होगी, मार्केट है नहीं है, उसकी जानकारी भी आपको वहाँ से मिल सकती है। तो किसी भी संस्थान से आप बात कर लीजिए, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाजों के उत्पादों के निर्यात की स्थिति के बारे में और इसके साथ ही बात कर रहे हैं कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप हमें ईमेल के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और एक सवाल लेते हैं जो यहाँ पर हमें मिला है। इससे फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है हमारे एक दर्शक ने। इनका नाम है माधव दास आशीष शर्मा। ये भिंड मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि एलोवेरा की खेती की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर जैन बताएं हमें, एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। एलोवेरा की खेती के लिए हमारे यहाँ से एक 1 ईयर का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। तो इसमें जितने भी फ्रूट्स की क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप है, मेडिसिनल क्रॉप्स है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, इन सब की हमने चर्चा की है। और उनमें वह एग्रोक्लाइमेटिक जलवायु की और मृदा की रिक्वायरमेंट, उसका प्रोपोगेशन मेथड कैसे करेंगे, उनके सिंचाई के साधन कैसे होंगे, सिंचाई कितनी करनी है, और जो कीट और जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम कैसे करनी है, उसका प्रसंस्करण भी हमने उसमें लिया, प्रोसेसिंग भी एस्पेक्ट भी उसमें इंक्लूड किया है। तो ये डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर 1 ईयर का प्रोग्राम है। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम से हमने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है इग्नू में। और आपको भिंड में वहां पर रहते, आपको दिल्ली और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां भी रहकर ये कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। आपके घर पे आपकी पुस्तक पहुंच जाएंगे। एक आपको नियर बाय एक स्टडी सेंटर मिलता है, वहां जाकर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। जी बिल्कुल। आप आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राकेश कुमार जी पटना बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राकेश जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ सर। जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दें कृपया, बातचीत में देरी होगी। ठीक है सर, बंद करें। जी, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछिए सवाल। बंद कर दिए सर, बंद कर दिए। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर वो ड्रोन जो मशीन है ना। ड्रोन? जी 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 सर, उसी को थोड़ा हमको इधर बिहार में लाने का प्रयास कर देते हैं। जी, चलिए आइए जानते हैं कि ये ड्रोन तकनीक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर जैन बताएं क्या सुझाव देंगे? ड्रोन के बारे में किसी भी एग्रीकल्चर संस्थान से आपको बात करनी पड़ेगी, और ड्रोन से रिलेटेड अभी नए कोर्सेज धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी इतने कोर्सेज हमारे यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, लेकिन कुछ प्राइमरी जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सब जगह अवेलेबल है, वो खासकर दिल्ली में भी अवेलेबल है, और हो सकता है आपके यहाँ पर भी अवेलेबल हो। जानकारी करने पर जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे कि एग्री स्टार्टअप्स का काफी जोर इस वक्त हम देख रहे हैं, बहुत से युवा हैं जो एग्री स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं। ऐसे में खासतौर पर अगर मोटे अनाज या श्री अन्न की बात करें, तो जैसे कि आपने बताया कि न सिर्फ सीधे सीधे ये अनाज बल्कि इसके जो उत्पाद हैं वो उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मोनालिसा, क्योंकि स्टार्टअप्स और एफपीओज जो हैं वो इसमें जो श्री अन्ना और जो हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज में, मिलेट्स में, इसमें जुड़ सकते हैं। और इसमें आज की डेट में हमें लगता है 200-250 स्टार्टअप्स पहले से ही आ गई हैं, और सभी जो है वो ऐसा नहीं है कि सभी उत्पाद बना रही हैं। आपके पास और बड़े चैनल हैं, कोई उत्पाद बना रहा है उसके उत्पाद को आप बेचने का काम कर सकते हैं। अच्छा। आप अपनी मार्केटिंग डेवलप कर सकते हैं, उसके साथ टाई अप करें कि उत्पाद आप बनाइए, मार्केटिंग मैं करूंगा। हम अपनी स्टार्टअप कंपनी जो है वो 4-5 कंपनीज के उत्पाद लेकर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जब बाजार बढ़ जाए तो आप अपने प्रोडक्शन में भी आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उसकी सप्लाई चेन में जुड़ सकते हैं कि आपको जो जरूरत चीजें चाहिए हम उसकी सप्लाई चेन को पूरा करेंगे। उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन में आप उनके साथ जुड़ सकते हैं कि हम आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके साथ हम सहयोग करेंगे। तो केवल ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप को अपना प्रोडक्शन ही करना है, स्टार्टअप के पास और बहुत से एवेन्यूज हैं जो उनके साथ जुड़ सकते हैं, और उनको जो है वो कई ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि लीजिए हमारी आईटी बैकग्राउंड भी है, हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी है, हम आपको जरूरी जानकारी देंगे, इससे संबंधित जो है जितनी जानकारी चाहिए, बाजार क्या है, कहाँ बेच सकते हैं, कहाँ इसको जो है वो मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, इन सब की जानकारी भी दे सकते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए इस समय बहुत से एवेन्यूज हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है कि सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है एफपीओज को, एफपीसीज को और स्टार्टअप्स को, महिला उद्यमियों को, जो हमारे बाकी जो उद्यमी हैं उन सबको जो है इस समय सहयोग दे रही है सरकार। बहुत सी सुविधाएं, सबसे अच्छी बात है कंपनी बनाना आसान है, आपकी जो है उसकी कंप्लायंसेस भी आसान है, कोई उसके जो है मुश्किल नहीं है, और कहीं कहीं तो आपको पैसे की भी सुविधा मिल रही है जिससे कि आप कैपिटल लेकर और आगे काम शुरू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर महिलाओं का भी जिक्र किया आपने, तो डॉक्टर जैन आपसे जानना चाहूंगी कि जो महिलाएं हैं वो भी हम देखते हैं कि चाहे खेती हो या फिर पशुपालन का क्षेत्र हो, इनमें बड़ी तादाद में जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर अब वो व्यवसाय के क्षेत्र में भी आना चाहती हैं, उद्यमी बनना चाहती हैं खुद भी, तो इसके लिए उनके पास किस तरह के विकल्प मौजूद है? खासतौर पर स्वरोजगार में अगर जुड़ना चाहती हैं तो वो कहां से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है और क्या क्या विकल्प उनके पास है? देखो, जो कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप है और उसमें सबसे मुख्य हम देखे थे दुग्ध उत्पादन का। जी, दुग्ध उत्पादन का जो बिजनेस है वो ज्यादातर महिलाएं उसको संचालित करती है पूरे देश में। तो खासकर हम जो गुजरात की बात करें तो जितनी भी कोऑपरेटिव है तो उसका जो प्राइमरी जो उसका लीड रोल है वो महिलाओं के पास है। तो महिलाओं के पास हम ऐसा ही नहीं कि उनके पूरी प्रबंधन की क्षमता है, उनके पास पूरा समझ है, पूरी जानकारी है, और उसका सबसे बड़ी बात है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में काम करती है महिलाएं। तो इसलिए वो उनके पास जो सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। तो ये तो एक महिलाओं की एक शक्ति मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरी की उनकी जो कैसी थोड़ी बहुत जो जानकारी, जो मार्केट की जानकारी कैसे लेनी चाहिए, या कैसे उद्यमशीलता में जो स्किल्स की बात करते हैं या कौशलताएं डेवलप करने की बात करते हैं, वो सब संभावनाएं महिलाओं के लिए
लिए भी उतनी ही है जितनी पुरुषों के लिए होती है। और खासकर उनके बात करें तो जब आज के जो ऑनलाइन जो हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं या डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो उनको अपने जो घर से या बाहर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कभी कभी उनको बाहर जाने की जरूरत है, वहाँ घर पे भी रहकर अपनी वो शिक्षा प्राप्त कर सकती है, अपनी क्षमताएं डेवलप कर सकती है और काफी बहुत सारे मुख्य बात करें कि किस क्षेत्रों में महिलाएं अपना उद्यम डेवलप कर सकती है। तो दुग्ध उत्पादन में कर सकते हैं, दुग्ध उत्पादन से संबंधित जितने भी उत्पाद बनाने हैं, पनीर बनाना है, दही बनाना है, खोआ बनाना है या घी की बात करें तो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड जितने भी उत्पाद है उसमें महिलाएं काफी काम से। दूसरा जो एरिया जो फ्रूट्स और जो फल और सब्जियां है उनकी प्रोसेसिंग की जो प्रोसेसिंग की बात। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। साहिब राम कटारिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। आइए उनसे बात करें। जी साहिब जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार, बताएं। हमारे गंगानगर में कॉटन का नरमे का ओरिजिनल हमारे को बीज उपलब्ध नहीं होता है। जो होता है उसमें 50% नकली बीज होता है जो उग नहीं पाता। ठीक है। और जो हमारा जो सर्किल है उसमें नरमे की कॉटन की जो पैदावार है वो आधी से भी कम रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। बीज की उपलब्धता का यहाँ पर सवाल है। डॉक्टर जैन कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप यहाँ पर? देखो उसमें एक जो बीज जो आपने जो खरीदना है वो एक प्रमाणिक बीज खरीदना है। सबसे बड़ी बात है कि प्रमाणिक बीज खरीदना है, एक जो जिसकी ऐसे संस्थान से या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से खरीदना है जिसकी थोड़ी विश्वसनीयता है, जिसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी ऐसे कोशिश करना है। उसके अलावा जो अपने जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है या दूसरे संस्थान है जो बीज से रिलेटेड काम करते हैं उनसे सीधा कॉन्टेक्ट करके आप अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद लिए। उसमें सीड टेस्टिंग भी एक कंपोनेंट होता है तो वो भी आप कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सीड टेस्टिंग करके बता दीजिए। तो उस तरह की एक उसकी प्रामाणिकता जांच करने के ऑप्शन आपके पास है। बिल्कुल। तो साहिब जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार के बारे में और मोटे अनाजों के उत्पादों के निर्यात के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आप भी इन सवालों के इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़कर, या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम मना रहे हैं मिलेट्स का, और ऐसे में बहुत तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं पूरे देश में, हम देख रहे हैं, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जो किसान इसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं या फिर जो मोटा अनाज है उसके उत्पाद तैयार कर रहे हैं और वो भी इन मेलों में शिरकत करना चाहते हैं ताकि उनको भी एक बाजार की उपलब्धता हो, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये जो कार्यक्रम है इनका किस तरह का परिणाम नजर आ रहा है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में और जो हम बाहर बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिससे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, क्योंकि वह रेडी बायर है, सामने बायर है और आपने सीधा उससे बात करनी है, अपना उत्पाद दिखाना है। तो मेले एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है, और जिससे हम बात कर रहे हैं वो सीरियस है, हमारा टाइम खराब नहीं कर रहा, वो सच में खरीदना चाह रहा है और हम बेचना चाह रहे हैं। तो ये मेले और बायर सेलर मीट एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है। अब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट में हम और अधिक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं और इन मिलेट प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहे हैं, और उनका हम अपने एक्सपोर्टर्स को भी लेकर जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को भी लेकर जा रहे हैं, एफपीओज को भी लेकर जा रहे हैं कि आइए और हम आपके उत्पाद का जो है वो मार्केट ढूंढते हैं, बायर्स को ढूंढते हैं। जो हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है www.epida.gov.in। इस पर जाएं, उस पर हमारी सारी जानकारी है, कौन कौन से मेले हैं, किन में भाग ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, ये सारी जानकारी है। और उसमें आप अगर रुचि रखते हैं और समर्थ है तो जरूर आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है अच्छे बायर्स को ढूंढने का। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे माध्यम इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। अगर मेलों की बात की जाए तो हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसके साथ ही कृषि मेला जो पूसा में हर साल लगता है वो भी बहुत जल्द आयोजित किए जाने वाला है, और उसका भी जो थीम है वो मोटा अनाज ही है। तो इस साल आपको बहुत सारी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलने वाली है, तो इनका लाभ आप जरूर उठाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जल्दी से ले लेते हैं जो ईमेल के जरिए हम तक आ रहे हैं। एक सवाल भेजा है सतीश चंद्र सिंह ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। इनका सवाल है कि बागवानी से संबंधित उपलब्ध प्रशिक्षण के संदर्भ में विस्तार से बताएं। जी देखो, बागवानी के संबंधित प्रशिक्षण 3-4 ऑप्शन है आपके पास। या तो अपने जो नियर बाय जो कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। साथ में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ जा सकते हैं। साथ में जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होते हैं उनके भी प्रोग्राम चलते हैं बागवानी के रिलेटेड जो जिससे। उसके अलावा जो अगर आप बड़े प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं 6 मंथ के और 1 ईयर के, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी है, उनमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं और आप अध्ययन कंप्लीट अध्ययन उसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावना है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर नवनीत कुमार जी का फाजिल का पंजाब से। सवाल है कि मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। इसके यूनिट लगाने के लिए वो जानना चाहते हैं कि कहाँ से कर्ज मिल सकता है और साथ ही किस विभाग से मिल सकता है, कहाँ संपर्क करें। जी देखो, अगर वर्मी कंपोस्ट के आप यूनिट लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो आपके पास जो दूसरी कोई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगी है वहां पर चले जाइए, तो वहां से आपको वर्म भी मिल जाएंगे, उनसे बात करके वर्म्स भी वहां से ले सकते हैं, उनके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में आप अगर प्रशिक्षण लेना है तो कृषि विज्ञान केंद्र से मिल सकते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक जैविक कृषि में एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, वो वहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन है। अगर लोन की हमने लेना है तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर किसी भी बैंक में चले जाइए, आपको लोन मिल जाएगा। वो ठीक, बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोटे अनाज है यानी कि श्री अन्न है, इसके उत्पादन और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए जो एक पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, सरकार की ओर से भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आप चलते चलते क्या सुझाव देंगे हमारे किसानों को? मैं तो यही कहूंगा कि आप जुड़िए इसके साथ,
और अगर आप किसान भाई इसमें उगा रहे हैं तो फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है, इसके लिए ज़रूर ध्यान दें। कई लोग होता कि स्विच ओवर कर जाते हैं, अगर आवश्यक नहीं है तो अभी इसमें जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, तो इस वजह से इसका डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने की वजह भी है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हम सबको यही समझा रहे हैं कि आप अपनी जो रोजमर्रा की खान पान में इसको जोड़ लीजिए, आपके लिए अच्छा है, और ना केवल आपके लिए अच्छा है, ये हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है, हमारी भूमि के लिए भी अच्छा है, सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इसके साथ जुड़िए, तो आप, मुझे लगता है आने वाले समय में मांग अच्छी होगी। जब मांग अच्छी होगी तो हम इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। और जरूर मैं ये भी सुझाव दूंगा कि समूह बनाकर आप इसके प्रसंस्करण की तरफ भी जरूर सोचें, और उसके प्रसंस्करण करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके दाम और अधिक अच्छे मिल पाएंगे। बिल्कुल। और चलते चलते एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। डॉक्टर जैन, एक सवाल भेजा है नीलेश पवार जी ने, वो पनीर फर्म को शुरू करने के लिए सब्सिडी चाहते हैं, बताएं कि कहाँ संपर्क कर सकते हैं। पनीर बनाने के लिए सब्सिडी जी जी। अच्छा, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको ले सकते हैं, और डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से है, तो उसमें एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और किसी भी बैंक में जाके आप लोन से ले सकते हैं। और साथ में जब एग्री सेक्टर में कोई भी यूनिट लगाते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी कंपोनेंट भी मिलता है बैंकों के द्वारा। जी जी नीलेश जी, उम्मीद है आपके जो ये सुझाव मिला है, जानकारी मिली है, इसका लाभ आपको जरूर होगा। इसी के साथ बहुत अच्छी जानकारियां मिली आज इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पीके जैन, डॉक्टर तरुण बजाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जानकारियों के लिए। हमें उम्मीद है जो हमारे किसान हैं वो जरूर इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे, और इससे इनकी आमदनी में भी काफी इजाफा होगा। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में अब आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है ग्रीष्मकालीन ग्वार लोबिया की खेती, और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती द्वारा पौध संरक्षण। जी हाँ, बहुत ही अच्छे विषय हैं कल के, तो कल लाइव कार्यक्रम के दौरान जरूर जुड़े इनसे जुड़े सवाल पूछने के लिए। इसके साथ ही आप ईमेल के जरिए हमें सवाल भेज सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर हैंडल या फिर इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हिस्ट्री एंड मॉडर्नाइजेशन का कॉम्बिनेशन न सिर्फ यहाँ के आर्किटेक्चर में दिखाई देता है, बल्कि यही कॉम्बिनेशन अब यहाँ के खाने में भी दिखाई दे रहा है। देश के एंशिएंट फूड ग्रेन्स को अब यहाँ नए टेस्ट और नए फ्लेवर्स के साथ परोसा जा रहा है। दुकान परोस रहा है यहाँ सेहत और स्वाद। मिलेंगे इस बार कृषि स्टार्टअप में बेंगलुरु के मिलेट एंटरप्रेन्योर से। लेट्स मिलेट। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशल बेंगलुरु से देखिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। मधु की मिठास बदलेगी मुनाफे में, बुनियादी ढांचे को मिल रहा है बल, संवर रहा है मधुमक्खी पालकों का कल।
योजनाओं और जानकारी से हम कराएंगे रूबरू। अपनी खास पेशकश विचार विमर्श में देखिए कार्यक्रम विचार विमर्श मधुमक्खी पालन 4 मार्च शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।